इंडस्ट्री की ग्रोथ पड़ी सुस्त। जून में आईआईपी 5% से गिरकर 3.5% के भी नीचे गई। मैन्युफैक्चरिंग से चिंताएं बढ़ी, रिटेल महंगाई से भी निराशा। लेकिन जानकार कैसे देखते हैं इन आंकड़ों को? यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव और कनोडिया केमिकल के आवी कनोडिया की राय हम दिखाएंगे आगे। फिर दौड़े बुल, मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर सेंसेक्स 350 पॉइंट उछला, निफ्टी भी 7,700 के पार बंद। कोल इंडिया ने पेश किए मिले जुले नतीजे, आय 8% बढ़ी, लेकिन मार्जिन और मुनाफे के फ्रंट पर निराशा। भेल ने भी किया निराश। देश में चीनी संकट गहराने की आशंका बढ़ी, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की चीनी मिलों की जब्त, चीनी की नीलामी। देश में चीनी कीमतों और चीनी इंडस्ट्री पर कितना असर होगा, चर्चा करेंगे शंभावली शुगर्स के डायरेक्टर संजय तापड़िया से। बुलेटिन में आगे। युद्ध करने की तो ताकत खोती है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। कश्मीर में प्रधानमंत्री ने फौजियों का बड़ा हौसला, कारगिल में लिया भ्रष्टाचार खत्म करने का संकल्प। लेकिन सोनिया गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा मोदी राज में बढ़े दंगे, यूपीए शासन में ऐसे नहीं थे हालात। सिंडिकेट बैंक के घोटाले के बाद कर्ज देने की प्रक्रिया होगी सख्त। अब कर्ज मंजूरी के वक्त ही सभी शर्तें करनी होंगी पूरी। लोन दिलाने वाली कंपनियां भी जांच के दायरे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े इससे पहले कुछ और सुर्खियां। टाटा मोटर्स की कॉम्पैक्ट सेडान जेड से आज उठा पर्दा, कीमत 4,64,000 रुपए से शुरू। कार चलाने के लिए 2.5 रुपए लीटर सस्ता हो सकता है पेट्रोल। सरकार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दे सकती है खुशखबरी। अब हर साल नहीं रिन्यू कराना होगा गाड़ी का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। आईआरडीए ने बीमा कंपनियों को 3 साल की पॉलिसी लॉन्च करने की मंजूरी दी। और रियल एस्टेट दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप की मुंबई, पुणे और दिल्ली के प्रॉपर्टी बाजार पर है नजर। हमसे खास बातचीत में कहा मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदने का ये सही वक्त, आगे तेजी से बढ़ेंगे दाम। बुलेटिन में सबसे पहले बात इंडस्ट्री के हालात की। इंडस्ट्री की रफ्तार एक बार फिर सुस्त पड़ने लगी है। जून में इंडस्ट्री प्रोडक्शन की ग्रोथ मई के 5% से गिरकर 3.5% के भी नीचे चली गई है, जबकि अनुमान 5.6% से भी ज्यादा का था। आईआईपी में करीब 75% का वेटेज रखने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने सबसे ज्यादा चिंताएं बढ़ाई हैं। जून में इस सेक्टर की ग्रोथ 5.5% से घटकर 2.5% रह गई है। हालांकि बेस इफेक्ट की वजह से कैपिटल गुड्स का आंकड़ा शानदार दिख रहा है। जून में कैपिटल गुड्स ग्रोथ 4.5% से बढ़कर 23% पर है और माइनिंग सेक्टर की ग्रोथ भी 3.5% से बढ़कर 3.25% के ऊपर पहुंच गई है। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ग्रोथ के आंकड़े भी शानदार दिखाई दे रहे हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर से भी निराशा हुई है। जून में इस सेक्टर के प्रोडक्शन में 23% की भारी भरकम गिरावट दर्ज की गई है। और इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी हेमंत घई। हेमंत, यहाँ पे ये बताएं कि कैसे देखते हैं यहाँ पे आंकड़ों को? काफी चिंताजनक आंकड़े हैं और माना जा रहा था, अनुमान बाजार का था कि 5.8% के आसपास का आईआईपी ग्रोथ निकल कर आएगा, लेकिन किसी ने भी शायद स्ट्रीट पर यह अपेक्षा नहीं की थी कि ये 3.4% का आएगा। यानी वर्स्ट टू वर्स्ट एक्सपेक्टेशंस भी इस तरह की नहीं थी। मई का नंबर देखिए, उससे भी दरअसल ये नीचे निकल कर आया है। एक बात जरूर है कि मई का नंबर जरूर रिवाइज हुआ है, 4.7 से रिवाइज होकर वो 5% हुआ है। तो कुछ लोग ये भी सोचें कि शायद ये जून का आंकड़ा भी रिवाइज हो सकता है, लेकिन रिवाइज हुआ भी तो ये 5.8 के आसपास भी नहीं आ पाएगा। तो साफ तौर पर डिसअपॉइंटमेंट ही हाथ लगा है। और सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो कंज्यूमर गुड्स का और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का नंबर है। -10% कंज्यूमर गुड का नंबर आया है, -20% का कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का नंबर आया है और इसी की वजह से जो आईआईपी का आंकड़ा है उस पर दबाव पड़ा है। कैपिटल गुड्स, जैसा कि आपने भी अभी कहा, जरूर 23% का पॉजिटिव नंबर वो आया है, लेकिन काफी छोटा वेटेज है उसका, तो इसीलिए
आप ओवरऑल जो नंबर है वो खराब ही देख रहे हैं और बाजार के लिए ये संकेत अच्छे नहीं है, कल के लिए तो कम से कम। जी हाँ हेमंत, सही, बाजार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन हेमंत, इधर महंगाई के मोर्चे पर भी निराशा हाथ लगी है। जुलाई में रिटेल महंगाई दर करीब 7.5% से बढ़कर 8% के करीब चली गई है। तो आपको क्या लगता है कि खाद्य महंगाई फिर से डबल डिजिट के पास पहुंचती दिख रही है और ये भी अच्छे संकेत नहीं है? बिल्कुल 7.96% का जो आंकड़ा है इसको दरअसल 8% के आसपास ही गिनना चाहिए। माना जा रहा था कि ये 7.6% का आएगा, यानी 7.5 के आसपास आता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर भी कोई अच्छी खबर नहीं है। जो दोनों आंकड़े आज बाजार बंद होने के बाद आए हैं, IIP के, CPI के, ये खराब ही हैं। दरअसल वेजिटेबल्स की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, माना जा रहा था कि ये नंबर थोड़ा सा निराशाजनक ही आएगा और वैसा होता हुआ भी नजर आया है। कोर इन्फ्लेशन का आंकड़ा देखिए, वो 7% के आसपास रहा है, तो वो काफी चिंताजनक बात है। काफी सारे लोग अभी अपेक्षा कर रहे थे कि RBI शायद ब्याज दरें नर्म करे आगे आने वाली पॉलिसी में। ये नंबर उनके कंफर्ट जोन के लिहाज से नहीं है और शायद और समय लग सकता है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि ऐसा ना हो अगर ये आंकड़ा और खराब आता रहे तो RBI ब्याज दरें घटाइए छोड़ बढ़ा भी सकता है। बिल्कुल, शुक्रिया हेमंत इस पूरे विश्लेषण के लिए। यस बैंक की चीफ इकोनॉमिस्ट शुभदा राव का मानना है कि फिलहाल महंगाई और ग्रोथ की दिशा सही है। हालांकि वो मानती हैं कि ब्याज दर कम होने में 1 साल लग जाएंगे। अप्रैल सितंबर 2015 में शायद जो इंटरेस्ट रेट की जो एक्शन होगी वो पहली कट की होगी, ना कि बढ़ने की होगी। तो IIP का नंबर मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त से भी अच्छा होना चाहिए। जून का ये जो है वे थोड़ा शायद बजट का एक डिसरप्शन का प्रभाव रहा है इस पर, लेकिन मैं काफी हद तक सहमत ही हूं कि जो ग्राउंड लेवल जो ऑब्जर्वेशंस हैं, कमर्शियल व्हीकल्स देखिए आप, या सीमेंट और कोल और इलेक्ट्रिसिटी के देखिए, तो ये सब एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस लग रहा है आगे के आने वाले आंकड़ों पर। कनोडिया केमिकल्स के RV कनोडिया का मानना है कि देश की तरक्की की रफ्तार तो फिलहाल बेहतर सेंटिमेंट के चलते 6.5% तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके बाद सरकार को कठोर फैसले करने होंगे। आगे जाते हुए ये ज़रूर है कि सेंटिमेंट्स के कारण जो इम्प्रूवमेंट है और जो एक ये लोगों को कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट ग्रोथ और बिजनेस के ऊपर पूरा ध्यान देगी, वही आधा बैटल है मेरे हिसाब से। और उसके कारण आगे मुझे तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगता है और ये लगता है कि धीरे धीरे ग्रोथ के जो नंबर्स हैं वो वापस 6.5% तक आएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट को कुछ एडिशनल डिफ़िकल्ट पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जो कि 6.5 से जो पोटेंशियल है 9 साढ़े 9 तक आने का, उसको रियलाइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को डिफ़िकल्ट स्टेप्स और डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर IIP और CPI के नंबर से तो निराशा हाथ लगी है, लेकिन बाजार में आज शानदार तेजी दिखी। मजबूत विदेशी संकेतों के दम पर सेंसेक्स ने जहाँ ट्रिपल सेंचुरी लगाई, वहीं निफ्टी भी 1.5% चढ़कर बंद हुआ है। बाजार की इस तेजी में किन सेक्टर्स ने दिखाया सबसे ज्यादा जोश, डिटेल में बता रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। ग्लोबल मार्केट्स में आती हुई रिकवरी, क्रूड के कम दाम और साथ ही FIs की लौटती हुई खरीदारी ने भारतीय बाजारों में आज जोश भरा। शॉर्ट कवरिंग भी हुई और फ्रेश खरीदारी भी मजबूती के साथ एक गैप से ओपनिंग होती हुई दिखी, लेकिन असली एक्शन दिखा बाजार में आखिरी 1-1.5 घंटे में, जहां पर निफ्टी में 7,700 के पार निकलने के बाद जबरदस्त खरीदारी आती हुई दिखी और दिन के हाई पॉइंट के आसपास 1.25 से 1.5% तक की मजबूती के साथ सेंसेक्स और निफ्टी क्लोज होने में कामयाब रहे। लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर मजबूत जरूर थे, लेकिन यहां पर तेजी थोड़ी कम थी क्योंकि फोकस पूरी तरह से दिग्गजों पर था। बढ़ने वाले शेयरों की तादाद लेकिन बेहतर अंत होते होते यहां पर मजबूती के साथ 800 शेयर बंद होते हुए नजर आए। वॉल्यूम्स कल के मुकाबले में काफी बेहतर, कल 1,77,000 करोड़ के वॉल्यूम से आज 2.5 लाख करोड़ के पार। ऑटो शेयरों ने लीड किया। टाटा मोटर्स के कल बाजार बंद होने के बाद आए शानदार नतीजों ने जोश भरा बाजार में और आइशर मोटर्स ने भी बेहद शानदार नतीजे पेश किए। ऑयल एंड गैस शेयरों में आज जबरदस्त खरीदारी लौटती हुई दिखी। गेल जो नंबर्स के बाद कल कमजोर हुआ था, आज यहां तेजी दिखी और ONGC ने भी लीड किया। इसके अलावा डिफेंसिव में फार्मा शेयरों में सन सिप्ला, ग्लेनमार्क मजबूती के साथ बंद हुए। वहीं पार शेयरों में टाटा पार नतीजे कमजोर थे लेकिन फ्लैट बंद हुआ स्टॉक और NTPC रिलायंस पावर में भी तेजी दिखी। सीमेंट शेयरों में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। अल्ट्राटेक, अंबुजा काफी मजबूती के साथ बंद हुए और मिड कैप सीमेंट स्टॉक्स काफी तेजी में थे। निफ्टी पर HDFC, कोल इंडिया और L&T जैसे दिग्गजों से सहारा मिला। वहीं नतीजों के दम पर बड़ा एक्शन दिखा, खासतौर से कल बाजार बंद होने के बाद PTC इंडिया, सोनाटा जैसे शेयरों में अच्छे नतीजे देखने को मिले। इनके अलावा HSIL,
मोनेट इस्पात, इमामी पेपर्स जैसी कंपनियों ने भी कल बाजार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे पेश किए, लेकिन कमजोर नतीजे आए कुछ ऑयल कंपनियों की तरफ से। HPCL, गल्फ ऑयल और MRPL कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए। जेन इरिगेशन, डिवीज और इंडियन होटल जैसे मिड कैप शेयर भी कल बाजार बंद होने के बाद कमजोर नतीजे देते हुए नजर आए। ऑयल कंपनियों में आप देखिए IOC, BPCL और ऑयल इंडिया काफी बेहतरीन नंबर्स आज आते हुए दिखे। इनके अलावा AB नुओ, IFCI और अपोलो हॉस्पिटल ने भी शानदार नतीजे पेश किए। वहीं ब्रिटानिया, श्रीराम, EPC और जी शिपिंग जैसी कंपनियों के भी आज बाजार के दौरान नतीजे आते हुए दिखे। तो लगातार दूसरे दिन बाजारों ने जबरदस्त मजबूती दिखाई है। तो ये थे आज के बाजारों के हाल। इधर मार्केट एक्सपर्ट उदयन मुखर्जी ने हमारे गुजराती चैनल CNBC बाजार के इन्वेस्टमेंट फोरम में कहा कि बुल मार्केट की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में निवेशक दिग्गज कंपनियों में पैसा लगाकर फायदा कमा सकते हैं। ये एक बुल मार्केट की शुरुआत है। मार्केट स्क्रीन बहुत ही अच्छा दिख रहा है पिछले कुछ हफ्तों, पिछले कुछ महीने में, लेकिन मुझे लगता है कि लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी बढ़ रहे हैं। और एक टाइम मुझे पता नहीं है, सितंबर अक्टूबर में हो सकता है, अगले साल हो सकता है, मेरे ख्याल से एक बड़ा करेक्शन होगा। वो करेक्शन के चलते हुए आप, मैं और सारे एक्सपर्ट्स एक बार फिर से अनसर्टेन हो जाएंगे। हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे कि हमने क्या गलती कर दिया, क्या ये बुल मार्केट नहीं था, इतना बड़ा करेक्शन आ गया, मार्केट का ट्रेंड क्या टूट गया। मेरे ख्याल से जब आप ये सब क्वेश्चन सुनेंगे, मार्केट और तगड़ा बन जाएगा। ये स्केप्टिसिज्म से मार्केट ऊपर जाता है। जब सबको लगता है बुल मार्केट है, तब मार्केट में करेक्शन होने की बहुत आशंका है। मेरे ख्याल से वो फेज भी आ रहा है अभी कि एक झटका लगेगा, हम सब लोग थोड़ा डर जाएंगे और वो डर के ऊपर ही मार्केट आगे बढ़ जाएगा। बड़े इन्वेस्टर्स भी गलती करते हैं। राकेश झुनझुनवाला का टाइटन और लुपिन सबको पता है, लेकिन A to Z मेंटेनेंस और ऑर्किड केमिकल्स लोग भूल जाते हैं। वो तो 100 का खरीदा हुआ 10 में भी आ जाते हैं ना। और कुछ लोग सब फॉलो करते हैं, राकेश बाबू ने ले लिया, मैं भी लेना चाहता हूं, तो ले ली A to Z गलती से और नहीं लिया ल्यूपिन, हो गया आपका काम। तो आपको ऐसे कभी नहीं करना चाहिए कि ब्लाइंडली आपने उनका पोर्टफोलियो कॉपी कर लिया। और ये बात भी नहीं है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में ही इतना बढ़त हो सकता है। पता नहीं लोग, ये ऑडियंस में कितने लोगों का 2003-2004 का मेमोरी है। वहां पे BHEL बड़ा कंपनी 30 रुपए में मिलता था 2003 में, और जब चल पड़ा 2007 में, बड़ा इंडेक्स कंपनी, मेरे ख्याल से रिटर्न आया था कुछ 15 गुना, 15 टाइम्स। 1 लाख रुपए का 15 लाख रुपए हो गया था 4 साल में। ये ज्यादा भी हुआ होगा। आप बड़े कंपनीज देख लो ना, आप पिछले 5 साल की डिफिकल्ट मार्केट में देख लो। 5 साल मार्केट के लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, 6 साल डिफिकल्ट रहा, लेकिन 6 साल पहले आपने इंडेक्स कंपनी अगर टाटा मोटर्स खरीद लिए होते, सन फार्मा खरीद लिए होते, आपका कितना पैसा बनता है। और क्या देश में चीनी संकट गहराने की आशंका बढ़ी, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और कैसे रहे आज निफ्टी की बड़ी कंपनियों के नतीजे, ये भी देखिए आगे। अब बात करते हैं बाजार बंद होने के बाद आज आए नतीजों की। दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया की आय तो अनुमान से बेहतर रही है और कंपनी की आय 8% बढ़कर 17,800 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, लेकिन मुनाफे और मार्जिन के फ्रंट पर निराशा हाथ लगी है। BHEL के भी पहली तिमाही के नतीजों ने निराश किया है। कंपनी का मुनाफा 465 करोड़ रुपए से घटकर 193 करोड़ रुपए पर आ गिरा है। इसके अलावा बिक्री में भी गिरावट देखने को मिली है। जयप्रकाश एसोसिएट को पहली तिमाही में 80 करोड़ का घाटा हुआ है। इसके अलावा कंपनी की बिक्री करीब 9% घटकर 2,993 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। देश में चीनी संकट गहराने की आशंका बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश सरकार चीनी मिलों पर सख्ती शुरू करने जा रही है। इनफैक्ट हम कहें कि सख्ती शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक चीनी मिलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और सरकार ने मिलों की जब्त की गई चीनी की नीलामी भी शुरू कर दी है। इस मामले पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज बाजपेयी। नीरज, टकराव काफी गहरा गया है। मिलों ने पहले ही धमकी दे रखी कि वो इस सीजन में पेराई नहीं करेंगे और अब सरकार का ये एक्शन, आपको क्या लगता है कि यह मामला किस तरफ जा रहा है? निश्चित तौर पर ये मामला और गंभीर होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो हमने यूपी सरकार से बात की तो हमें ये बताया गया कि सरकार बिल्कुल भी झुकने के लिए तैयार नहीं है और लगातार वो अपने रुख पे कायम रहेंगे। इसी कार्रवाई के तहत उन्होंने आज जो है चीनी मिलों से जो चीनी जब्त की गई थी उसकी नीलामी की और पीलीभीत में करीब 17,000 टन चीनी
नीलाम की गई है, जो कि मार्केट प्राइस से 70 रुपए कम पे भाव रखा गया। इसी तरीके से बहराइच में भी चीनी नीलाम की गई है, सिंभावली और शामली में भी कुछ नीलामी की गई है। सरकार का कहना है कि वो बिल्कुल इस मामले में समझौता करने के मूड में नहीं है और इसीलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को ये आदेश दिया है कि वो इस मामले में कार्रवाई करें और जो भी चीनी जब्त की गई है उसकी नीलामी करें, और अगर उसके बावजूद कंपनियों का रुख नहीं ठीक होता तो जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त करने की, बेचने की कार्रवाई वो शुरू कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो सरकार ने पिछले हफ्ते से जो मामला पूरा शुरू हुआ है, जब कंपनियों ने नोटिस दिया था कि वो इस सत्र में पेराई नहीं करेंगे जब तक उनका मामला सुलझता नहीं है, तो सरकार का रुख और कड़ा होता हुआ दिख रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसमें मैं आपको बताऊं विपिन, ये है कि दोनों पक्षों के बीच से कोई बातचीत नहीं हो रही है, दोनों ही पक्ष अपने अपने मामले पे अड़े हुए हैं। ये एक बड़ी गंभीर चिंता की बात दिख रही है, क्योंकि ना तो सरकार की तरफ से कोई झुकने को तैयार है, ना कोई प्रयास हो रहा है, ना ही कंपनियों की तरफ से कोई झुक रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर नीरज आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच सिंभावली शुगर्स के डायरेक्टर संजय तापड़िया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है CNBC आवाज पर। संजय जी, यहाँ पर सरकार का रुख तो काफी कड़ा होता जा रहा है, आपका क्या टेक है इस पूरे मामले पर? देखिए, ये सारा जो पूरा मामला है, ये पिछले साल जब इसका फिक्सेशन हुआ था तो फिक्सेशन हुआ था जबकि उस समय सरकार को साफ साफ गया था कि वो ये 280 रुपए गन्ने का प्राइस ये नहीं दिया जाएगा, चीनी का प्राइस काफी ऊपर है, तो नहीं चलिए, यहाँ पर संजय जी की आवाज हमें आ नहीं रही है, लेकिन इनसे वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज आपके पास आते हैं। यहाँ पे चीनी मिलों का क्या स्टैंड है? जैसे कि हमने पूछा था संजय जी को भी, यहाँ पर आपके पास क्या जानकारी है? चीनी मिलों को अब क्या रास्ता दिखाई दे रहा है? देखिए, इस्मा से जो हमारी बातचीत हुई थी उससे कुछ देर पहले, उनका ये साफ कहना था कि वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो कोई सोल्यूशन दे पाए, क्योंकि कंपनियों के पास पैसे नहीं है जिससे किसानों को पेमेंट किया जा सके। चीनी सरकार ने जब्त कर ली है, तो अब वो बिल्कुल असहाय की स्थिति में, सरकार चाहे तो चीनी बेचे या ना बेचे क्योंकि उसके कब्जे में है, लेकिन जब तक ये सुलझता नहीं मामला वो किसी भी सिचुएशन में नहीं। इसी बीच उन्होंने एक्सचेंजेस को भी ये नोटिस दे दिया है कि वो चीनी मिलें नहीं चलाई जाएंगी। 95 मिलों में से करीब 76 मिलों ने ऑलरेडी ये नोटिस सर्व कर दिया है एक्सचेंज को भी और सरकार को भी कि वो इस सत्र में पेराई नहीं करेंगे। दिक्कत की बात यह है कि इस पूरे मामले में जो एक बैठक हुई थी जनवरी में पिछले साल, इसी साल, उसमें यह तय हुआ था कि जो प्राइस 280 रुपए के आसपास का है उसके मुकाबले 260 पे ये लोग भुगतान करेंगे और 11 रुपए के हिसाब से सरकार उसमें सहयोग करेगी। लेकिन वो मामला सेटल होता हुआ नहीं दिखा और पेमेंट हो नहीं पाया, क्योंकि कंपनियों का कहना उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और बैंक एक भी पैसे की क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं है। इस सिनेरियो में जहां 4 पार्टी बन गई है, यहाँ राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, किसान है और मिल है, चारों के बीच में कोई तालमेल की सिचुएशन दिख नहीं रही है। तो इस्मा का कहना है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब सब कुछ पूरी बॉल जो है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पाले में है, उनको कदम लेना है। जी नीरज, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। लोन देने की प्रक्रिया को सरकार और सख्त करने वाली है। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सभी अहम शर्तें अब हर हाल में लोन सैंक्शन करते वक्त ही पूरी करनी होगी। इससे किसी भी हालत में डिसबर्समेंट तक नहीं टाला जा सकता। इतना ही नहीं, NPA घोषित करने के तरीकों में भी अधिकारियों की दखलंदाजी कम की जाएगी। सिंडिकेट बैंक के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद सरकार अब बैंक लोन देने के कायदे कानून कड़े करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सरकार लोन सैंक्शन के वक्त ही अधिकांश औपचारिकताएं पूरी करने को जरूरी कर सकती है। मसलन लोन के लिए प्रॉपर्टी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के बजाय असली दस्तावेज दिखाना, दुरुस्त क्रेडिट रिकॉर्ड की कॉपी पेश करना, 3 साल के रिटर्न दिखाना जैसी शर्तें लोन के सैंक्शन के वक्त ही पूरी करनी होंगी। बैंक के वरिष्ठ अधिकारी चाहकर भी डिसइंबर्समेंट तक इसे पेश करने की मोहलत नहीं दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर 90 दिन तक लोन की किस्त नहीं आई तो सिस्टम खुद ब खुद उस अकाउंट को NPA दिखाने लगेगा। इसमें बैंक के अधिकारी कोई दखल नहीं दे सकेंगे। हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि लोन देने की प्रक्रिया को सख्त करने के लिए ऐसे तमाम प्रस्तावों वाले प्रावधान को डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अंतिम रूप दे रहा है और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद इसकी अंतिम गाइडलाइंस जारी कर दी जाएगी।
सिंडिकेट बैंक जैसे मामले सामने आने के बाद सरकार ऐसे कई और ठोस कदम उठाने की तैयारी में है। दरअसल सिंडिकेट बैंक मामले की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, सरकार को ये समझ में आ रहा है कि गड़बड़ियां कहां हो रही हैं। अब सरकार इन्हीं गड़बड़ियों को रोकना चाहती है, क्योंकि लोन देना सख्त करने के बहाने सरकार बढ़ते एनपीए पर भी लगाम लगाना चाहती है। एक स्टडी के मुताबिक जून 2013 तक देश के सभी बैंकों को कुल मिलाकर 2,06,000 करोड़ रुपए के एनपीए का सामना करना पड़ रहा था। ये बैंकों के कुल लोन का लगभग 3.5% है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी एसएनपी ने आज वित्त मंत्रालय के साथ बैठक की। इस बैठक में एसएनपी ने देश के वित्तीय घाटे और ग्रोथ आंकड़ों पर कई सवाल उठाए। वित्त सचिव ने रेटिंग एजेंसी के साथ बातचीत में भरोसा दिलाया कि वित्तीय घाटे और ग्रोथ के लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। विनिवेश के मोर्चे पर भी सफलता का भरोसा दिया गया है। सरकार ने एसएनपी को उन अहम कदमों से भी अवगत कराया जिनकी मदद से वित्त घाटे को इस साल के अंत तक 4.1% पर लाया जाएगा। फिलहाल एसएनपी ने भारत को BBB- की रेटिंग दी हुई है, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड में सबसे कम है। रेटिंग एजेंसी का भारत पर आउटलुक भी फिलहाल नेगेटिव है। और कैसी है टाटा की नई सेडान जस्ट दिखाएंगे 2000 समेत कुछ बड़े ऑटो एक्सपर्ट्स की चर्चा ब्रेक के बाद। और कार चलाने के लिए पेट्रोल हो सकता है सस्ता, कब और कितने घटेंगे दाम बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। कार के दीवानों के लिए एक और खुशखबरी है। टाटा मोटर्स ने अपनी सेडान जस्ट को लॉन्च कर दिया है। इसकी दिल्ली में एक शोरूम कीमत है 4,64,000 से लेकर 5,64,000 रुपए के बीच। इसमें टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल समेत यूजर फ्रेंडली फीचर्स दिए गए हैं। इंजन के पावर और पिकअप दोनों अच्छे बताए जा रहे हैं। ये कार आपके लिए सिल्वर, ग्रे, ब्लू, लाल समेत 6 रंगों में आएगी। जस्ट एक्सेंट, अमेज और डिजायर जैसी कारों को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। टाटा की नई गाड़ी जस्ट पर हमने खास चर्चा की बड़े ऑटो एक्सपर्ट्स के साथ। रंजीत साहब, चूंकि आपकी कार लॉन्च हो गई है टाटा जस्ट, जिसका इंतजार था, बड़ी बातचीत थी इस कार के बारे में मार्केट में, अब जब फाइनली ये आ गई है तो हम इस कार से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? काफ़ी कुछ हम उसमें देख चुके हैं, लेकिन क्या अलग होगा जो ये मार्केट को देने जा रही है, जहां ऑलरेडी कई कारें मौजूद हैं? तो हमारी जेस्ट आज हमने फॉर्मली लॉन्च कर दी है, प्राइसिंग एक्सेट्रा हमने मार्केट में दे दिया है। जेस्ट के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी और बाकी गाड़ियों से अलग हैं, जो थोड़ा फ़र्क है और कुछ ज़्यादा बेनिफिट कस्टमर्स को देंगी। 3 चीज़ों में हम अपनी गाड़ी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक तो हम कहते हैं डिज़ाइन नेक्स्ट, सो देखने में, लुक्स में, इंटीरियर्स में जो लग्जरी है उसके अंदर वो काफ़ी अच्छी है, उम्दा है। दैट्स वन एरिया। दूसरा एरिया हम कहते हैं ड्राइव नेक्स्ट। इसमें हमने 1.2 टर्बो रेविट्रॉन इंजन लगाया है विद मल्टी ड्राइव मोड्स, जिससे आप चूज कर सकते हो कि आपको स्पोर्ट्स मोड में चलाना है, गाड़ी थोड़ी तेज चलानी है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हो, सिटी में चलानी है तो सिटी मोड है, और अगर आपका दिल इकोनॉमी की तरफ है तो इको मोड भी है। ड्राइव और हैंडलिंग भी गाड़ी की बहुत बढ़िया है। सो ये दूसरा हमारा वेक्टर है। तीसरा है कनेक्ट नेक्स्ट हम कहते हैं, जिसके बेसिस पे हमने इसके अंदर हार्मन का बहुत ही बढ़िया इंफोटेनमेंट सिस्टम लगाया है। 5 इंच टच स्क्रीन है इसके अंदर, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें। तो एक फुल्ली लोडेड कार यहाँ पर उतारी। अब आइए एक्सपर्ट से भी डाल लेते हैं। टूटू, अगर यहाँ कार को देखें तो टाटा ने एक ऐसी कार देने की कोशिश की है जिसमें सब कुछ है। 3 ड्राइविंग मोड है, शायद ऐसा हम बहुत गाड़ियों में नहीं देखते इस सेगमेंट की, या दूसरी गाड़ियों में भी जिस तरह के इंटीरियर्स लेकर आए वो काफ़ी रिफ्रेशिंग लग रहे हैं। और एक जो एक्सटर्नल बॉडी है, एक्सटीरियर्स हैं, वो भी काफ़ी रिफ्रेशिंग है। और जैसे बताया कि इन्होंने कनेक्ट नेक्स्ट वाला जो फीचर बताया कि बेहद शानदार स्टूडियो सिस्टम, यानी एक परफेक्ट फुल्ली लोडेड कार, एक फुल टू कॉम्पैक्ट कार यहां पर देने की कोशिश की है। आप कैसे देखते हैं इस पेशकश को टाटा की? मैं तो कहता हूं देर आई दुरुस्त आई। फाइनली टाटा मोटर्स ने कुछ ऐसी चीज पेश की है विच इज आई वुड से कॉम्प्लीमेंटिंग द सेगमेंट। और जो कुछ इन्होंने एसेसरीज और गुडीज जो ऑन बोर्ड दी हैं, दे आर नॉट ओनली गुडीज, आई मीन दोज आर नेसेसिटीज नाउ। आजकल ट्रैफिक कंडीशंस इतनी खराब होती जा रही हैं कि you need to concentrate more on driving and on keeping the other people away और अपनी गाड़ी को सेफ रखने।
रंजॉय साहब से भी पूछ लेते हैं। क्या रंजॉय साहब, आपसे अगर मैं पूछना चाहूं तो जस्ट आपको कैसी लगी, और खासतौर पे अगर मैं बात करूं कि ये जो 3 ड्राइविंग मोड इसके अंदर दिए हुए हैं, ये एक अलग खास बात है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए, ऐसा हम दूसरी गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता। और जो और हमारी गाड़ियां हैं, चाहे स्विफ्ट डिजायर कहें, होंडा अमेज कहें, जो जिनको टक्कर देगी, उनके मुकाबले आपको ये कहाँ खड़ी दिखती है? अभी टूटू साहब ने बात की थी कि कैसा ट्रैफिक में गाड़ी फंस जाता है तो प्रॉब्लम्स आती है। तो जो AMT मोड है, जो ऑटोमेटिक की तरह चलता है, उसमें आपको कोई थकान नहीं होती, कोई फटीग नहीं होता। जितना भी लंबा ड्राइव हो आपको सुकून रहती है। और ये सिटी मोड्स के साथ मिलकर जब ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन काम करेगा तो ये गाड़ी चलाने में बहुत ही आराम रहेगा। और जो खासकर मिडिल क्लास कंज्यूमर्स है जिनकी तरफ ये गाड़ी टारगेटेड है, उनके लिए इसमें गाड़ी को चलाने में काफ़ी किफ़ायत रहेगा और आसान भी रहेगा। और कारों की इस भरमार में क्या जस्ट ही है बेस्ट, या कोई और कार होगी आपके लिए बेहतर ऑप्शन? ये देखिए पूरा शो कार बाजार बेस्ट बाय आज रात 10 बजे। स्वतंत्रता दिवस पर तेल कंपनियों की तरफ से सस्ते पेट्रोल का तोहफा मिल सकता है। कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में लगातार कमी के चलते तेल कंपनियां 15 अगस्त को होने वाली समीक्षा में पेट्रोल की कीमतें ₹2.5 प्रति लीटर तक घटा सकती हैं, जो कई महीनों बाद पहली सबसे बड़ी कटौती होगी। जानकारों के मुताबिक पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत भी पिछले 15 दिन में करीब $7.5 प्रति बैरल तक घटी है, जबकि भारतीय बास्केट कच्चे तेल की कीमत भी $103 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। और मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में रियल्टी किंग डोनाल्ड ट्रंप की दिलचस्पी के क्या है मायने, ये देखिए आगे। और मीडिया ओनरशिप को लेकर क्या है टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर ट्राई के सुझाव, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेटर TRAI ने राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के टीवी चैनल चलाने पर रोक लगाने की सिफारिश सरकार से की है। मीडिया ओनरशिप पर अपनी सिफारिशों में TRAI ने मीडिया में राजनीतिक संगठनों की एंट्री पर गहरी चिंता जताई है। TRAI चेयरमैन राहुल खुल्लर ने बताया कि रेगुलेटर ने सरकार से कहा है कि वो मंत्रालयों और सरकारी विभागों के टीवी ब्रॉडकास्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में एंट्री पर रोक लगाए। RAI ने मीडिया में कॉर्पोरेट ओनरशिप की सीमा तय करने पर सरकार को गौर करने का सुझाव भी दिया है। TRAI ने कहा कि मीडिया से जुड़े मुद्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में आयोग बनाया जाए और मीडिया रेगुलेटर को पेड न्यूज़ और दूसरी शिकायतों की जांच कर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाए। TRAI चाहते हैं कि संपादकीय स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए नियम तय किया जाए। देश के सबसे बड़े और महंगे प्रॉपर्टी मार्केट मुंबई में आज दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी रियल एस्टेट ब्रांड ने कदम रख दिया है। मुंबई के लोअर परेल इलाके में लोडा ग्रुप के ट्रंप टावर बनाएगा। मंगलवार को इसका औपचारिक लॉन्च हुआ। हालांकि दोनों कंपनियों ने बताया कि प्री सेल्स में करीब 100 मकान बिक भी चुके हैं। ग्लोबल रियल एस्टेट के द डॉन मंगलवार को मुंबई पहुंचे। देश के सबसे बड़े और महंगे प्रॉपर्टी मार्केट मुंबई पर अपने ब्रांड का ठप्पा लगाने। अब ट्रंप का ठप्पा जिस प्रॉपर्टी पर लगेगा वो तो महंगी होगी ही, बल्कि ट्रंप तो मानते हैं कि मुंबई की दूसरी प्रॉपर्टी का दाम भी और ऊंचा होना चाहिए। Mumbai is a vibrant city, and frankly, I think the pricing is ridiculously low. So I like that. I mean, I think pricing for housing in Mumbai is going to go skyrocketing. I think it's very low. I see cities that are not nearly as good as Mumbai, as an example, you know, areas not nearly as good, and their prices on a square foot or square meter basis are much, much higher. ट्रंप टावर की कीमत तो इसके टावर से भी ऊंची है। क्रिस्टल जैसे चमकने वाली इस टावर में 3 और 4 बेडरूम के मकान की कीमत 9 से 18 करोड़ रुपए होंगी, यानी 40,000 रुपए प्रति वर्ग फुट का भाव। इन लग्जरी अपार्टमेंट के खरीदारों को बेहतरीन लग्जरी एमिनिटीज के साथ दुनिया भर के लग्जरी ट्रंप प्रॉपर्टीज में एक्सेस मिलेगा। साथ ही वो एक एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट सर्विस में मेंबरशिप भी पा सकेंगे। पुणे के बाद मुंबई का ट्रंप टावर देश में कंपनी का दूसरा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा आपको दूसरे ट्रंप टावर भी देखने को मिलेंगे। There's been a couple interesting projects that have been presented to us from a hospitality perspective that are very exciting. So we'll continue to look at those opportunities, and as well as opportunities in other cities in India that we feel are fitting. You know, Delhi's being one of them. Obviously, we have a project in Pune. We've been to Bangalore, Hyderabad, Chennai, Goa. Some of those cities may or may not be ready for a project of the caliber that we would require, but there are a lot of great opportunities.
डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि मुंबई की वो ट्रंप टावर में अपनी निजी इस्तेमाल के लिए भी निवेश कर सकते हैं। कविता कृष्णन, मुंबई। ट्रंप टावर लोरा ग्रुप के लोअर परेल इलाके में बन रहे डेवलपमेंट द पार्क का हिस्सा होगा और क्रिस्टल जैसे दिखने वाले सुनहरे टावर से लोरा ग्रुप कुछ 5,000 करोड़ तक कमाने की उम्मीद रखता है। लोरा ग्रुप के एमडी अभिषेक लोढ़ा से खास बात की हमारी संवाददाता कविता कृष्णन ने। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर एक बहुत स्पेशल इंटरव्यू में। हमारे साथ है देश के सबसे शायद न्यूज़ मेकिंग, सबसे न्यूज़ी रियल एस्टेट ब्रांड लोढ़ा ग्रुप के एमडी अभिषेक लोढ़ा। अभिषेक, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। सुर्खियों में रहने की आपकी आदत हो गई है एक तरह से। पहले सबसे बड़े लैंड डील्स आप करते थे, फिर आप लंदन गए और अब ट्रंप को आप मुंबई लेकर आए। ट्रंप टावर के बारे में बताइए, कितना मुश्किल है, कितना आसान था? आई एम श्योर काफ़ी कंपटीशन रहा होगा डोनाल्ड ट्रंप को मुंबई ले आने में। जी, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, आप जानते हैं कि एक दुनिया के विख्यात रियल एस्टेट डेवलपर हैं, पॉलिटिकल फिगर और पब्लिक फिगर भी हैं। और उनका ये सबसे इम्पोर्टेंट उनके लिए है कि उनका नाम उन लोगों से एसोसिएट हो और उन प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएट हो जिनसे उनका नाम और आगे बढ़े। तो हम पिछले 2-2.5 सालों से एक ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन जिनमें वो उनका लड़का वगैरह काम जो लीड करते हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। 1 साल पहले हमारा डिसीजन हुआ कि हम एक साथ में काम करेंगे, क्योंकि उनको हमारा जो मुंबई में लोढ़ा का ट्रैक रिकॉर्ड है वो अच्छा लगा, हमारा काम करने का तरीका अच्छा लगा, हमारा प्रोजेक्ट का लोकेशन अच्छा लगा हमारा प्रोजेक्ट का। और फिर हमने पिछले 1-1.5 साल में खूब डिज़ाइन साथ में की, प्रोजेक्ट को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो ट्रंप के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन सके। प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताइए, ट्रंप टावर में फ्लैट कैसे दिखेगा, किस तरह के एमिनिटीज होंगे, कितना बड़ा होगा और कीमत क्या होगी इसकी? ये ट्रंप टावर मुंबई में वर्ली में लोकेटेड है। पार्क जो 18 एकड़ का डेवलपमेंट है, जिसमें 7 एकड़ केवल ग्रीन स्पेस है, उस प्रोजेक्ट में ये सबसे सर्वोत्तम वहाँ का टावर है। इसका एक सुनहरा गोल्डन फसाड है जो मुंबई में कहीं से भी आपको दिखेगा और कहीं से भी आप बता सकते हैं कि ट्रंप टावर कहाँ है, तो पूरे मुंबई से वो दिखेगा। अब अंदर 2 विंग्स हैं जिसमें हर फ्लोर पर 3-3 अपार्टमेंट है, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम और 6 बेडरूम के यहाँ पर अपार्टमेंट हैं। और 9 करोड़ से लगा के 18 करोड़ की कीमत तक के ये अपार्टमेंट्स हैं। फ्लोर टू सीलिंग ग्लास है ताकि व्यूज पूरे घर से जो उमदा व्यूज हैं सीलिंग के, अरेबियन सी के, रेस कोर्स के, वो दिख सकें। और पूरा हाउस इंटीरियर डिजाइन फिनिश्ड है ताकि एक ऑलमोस्ट एक हॉस्पिटैलिटी होटल की फील आती है जब आप घर आए। ये बताइए कि इसमें लोढ़ा ग्रुप कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ट्रंप के साथ किस तरह का आपका टाई अप है? इनॉग्रेशन के पहले ही 100 से अधिक यूनिट ऑलरेडी बिक चुके हैं, जो बताता है कि ना केवल मुंबई में पर पूरे देश में, पूरे संसार में इसकी डिमांड है। कई एनआरआईज ने हांगकांग से, मिडिल ईस्ट से, यूरोप, एंटवर्प वगैरह से इसमें खूब इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब लोढ़ा का नाम है और ट्रंप का नाम है तो प्रोजेक्ट किस तरह से एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड और उम्दा तरीके से बनाया जाएगा। प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी 2014 के शुरू में शुरू हो चुका है, ऑलरेडी 3रे माले पे आ चुका है और 2018 में इसका कंप्लीशन होगा। इसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट की लागत करीबन 2000 करोड़ है। और मिस्टर ट्रंप का अभी जो हमारा ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के साथ में अरेंजमेंट, वो फर्स्टली एक पार्टनरशिप अरेंजमेंट है जिसमें वो डिज़ाइन में इन्वॉल्व रहते हैं, सर्विस में इन्वॉल्व रहते हैं और ब्रांडिंग में इन्वॉल्व रहते हैं। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वो इस प्रोजेक्ट में, और हमसे ये बातचीत कर रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट इतना अच्छा लगा है कि वो अब अपना प्राइवेट निवेश भी इसमें करने के बारे में हमारे साथ डिस्कशन कर रहे हैं। लोअर परेल वर्ली बेल्ट में आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं और यहाँ पर दूसरे आइकॉनिक डेवलपमेंट्स भी है, जैसे वर्ल्ड टावर जो आप बना रहे। तो ट्रंप टावर, वर्ल्ड टावर, दोनों का जो आपका बायर है, क्या वो एक ही बायर है, एक ही पूल है जिनको आप टारगेट कर रहे हैं कि दोनों अलग है? लोग चाहते हैं कि एक अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जिए, वो चाहते हैं कि दुनिया में जो बेस्ट हो रहा है वो उनको मिले। और इसलिए आप सोचें कि उसका डिमांड पूल क्या है कि एक ही है। हाँ, जो मुंबई में लोग जिन्होंने सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंटरनेशनली जो भारतीय सक्सेसफुल हैं, भारत से लगाव रखते हैं, ये ऐसा डिमांड पूल है। पर उसमें टेस्ट बहुत अलग अलग है। मिस्टर अरमानी का टेस्ट अलग है, मिस्टर ट्रंप का टेस्ट अलग है, एमिनिटीज अलग हैं। तो इसलिए प्रोजेक्ट में काफ़ी अलग अलग तरीके की डिफरेंसेस हैं जिससे आदमी चूज कर सकता है जो उसके टेस्ट और पर्सनालिटी से बेस्ट मैच करे। यहाँ पर काफी अटकलें थी मार्केट में कि परमिशंस पूरे शायद नहीं मिले। क्या आप हमें बता सकते हैं कि परमिशंस की क्या स्टेटस है? क्या सारे परमिशंस मिल चुके हैं? जी, वर्ल्ड टावर्स के सारे परमिशंस हैं जी। सारे लैंड डील्स के साथ आपका नाम जुड़ जाता है, सारे जितने भी लैंड ऑक्शंस होते हैं। क्या
आप इस वक्त आपकी कंपनी किस मुकाम पर खड़ी है? क्या आप आगे भी ज़मीन खरीदने में एटलीस्ट इन दिस फिस्कल दिलचस्पी रखते हैं कि अब आप कंसोलिडेट करें? डेफिनेटली हमारे पास में जो अच्छी अपॉर्चुनिटीज आएंगी हम उसको इवेल्युएट करते हैं और देखते रहेंगे। लंदन में जो आपने बिजनेस अपना शुरू किया था उसका क्या स्टेटस है? क्या वहाँ पर प्रोजेक्ट जल्द ही आप लॉन्च करेंगे? और क्या दूसरे शहर जैसे फॉर इंस्टेंस न्यूयॉर्क सिटी या कोई और दूसरा बड़ा वर्ल्ड कैपिटल क्या आपके रडार पर है? लंदन में हमारे 2 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हमने लिए हैं, वहाँ के अभी प्रोजेक्ट्स का काम अभी शुरू हो रहा है और हम सोचते हैं कि अब हम लंदन में फोकस करके लंदन का भी काम हम ऐसे बढ़ाएंगे जैसे हमने मुंबई में बढ़ाया है। अब इस समय पर हम लंदन और मुंबई और बाकी जो पुणे और हैदराबाद में हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर फोकस कर रहे हैं और कोई नए शहर में अभी जाने की इमीडिएट प्लान्स नहीं है। पुणे और हैदराबाद आपने कहा, पुणे और हैदराबाद में आपके प्रोजेक्ट्स सही मायने में टेक ऑफ नहीं कर पाए, तो क्या मुंबई के बाहर के मार्केट्स में लोढ़ा का ब्रांड चल नहीं रहा है या आपको और काम करना पड़ेगा वहाँ पर? आपको इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मुझे पता नहीं, पर जो हमारा पूना का प्रोजेक्ट है वो पूना का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है और साथ साथ में हैदराबाद के हमारे प्रोजेक्ट्स वर्चुअली कंप्लीशन पे हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी विद आवर प्रोजेक्ट्स इन दोस प्लेसेस। What kind of sales are you seeing Hyderabad में? Hyderabad obviously because of the Telangana situation has had market issues, but I think after the situation has been resolved, the sales have picked up again. प्रधानमंत्री मोदी ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, जवानों की हौसला अफजाई के लिए क्या कहा, सुनिए आगे। और मोदी सरकार पर क्यों बरसी सोनिया, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। ढाई महीने के भीतर अपनी दूसरी जम्मू कश्मीर यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह और कारगिल में जवानों से मुलाकात की और देश की रक्षा के लिए उनकी हौसला अफजाई की। सैनिकों के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पाकिस्तान में सीधी लड़ाई की ताकत नहीं रही और इसी वजह से अब वो आतंकवादियों की आड़ में प्रॉक्सी वॉर में जुटा हुआ है। मोदी ने एक तरफ पाकिस्तान को चेतावनी दी तो दूसरी ओर लेह के लिए विकास मंत्र दिया। लेह के विकास के लिए उन्होंने 3P प्रकाश, पर्यावरण और पर्यटन का नारा दिया। मोदी ने साथ ही यहां 45 मेगावाट के निम्बो बाजो पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया और लेह श्रीनगर ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला भी रखी। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने देश में हो रहे दंगों को लेकर एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सोनिया ने उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के लिए केंद्र सरकार के सिर ठीकरा फोड़ा। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased in the 11 weeks since the new government came to power. देश के इलाकों में बारिश धीमी पड़ गई है। मौसम विभाग का भी अनुमान है कि इस साल बारिश 87% ही होगी, यानी बारिश सामान्य से कम रहेगी। आइए अब देखते हैं बादलों की चाल कैसी है। नमस्कार, मैं हूँ पायल। CNBC आवाज पर आप देख रहे हैं स्काईमेट मॉनसून रिपोर्ट। मुंबई में इस महीने भी अच्छी बारिश जारी रही। अब तक 296 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। अनुमान है कि आगे भी अच्छी बारिश जारी रहेगी। फिलहाल देखते हैं मानसून का अब तक का प्रदर्शन कैसा रहा। केरल में सोमवार को अच्छी बारिश हुई। यहाँ कोची में सबसे अधिक 89 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। जम्मू में 22, चेन्नई में 20, मुंबई में 6 और गोवा में 2 मिलीमीटर बारिश देखने को मिली। इधर दिल्ली और कोलकाता में मौसम शुष्क बना रहा। देश में बारिश की कमी का आंकड़ा घटकर 17% पर आ गया है। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में अभी भी 29% कम बारिश हुई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर में घटकर 24% हो गया है।
दक्षिण में 15 जबकि मध्य भारत में 7% औसत से कम बारिश हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक केरल को छोड़कर सभी भागों में बादल कम हुए हैं। हालांकि छिटपुट मानसूनी बादल देश भर में देखे जा सकते हैं। बुधवार के लिए हमारा अनुमान है कि मानसून केरल में सक्रिय बना रहेगा। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। तो अभी के लिए इतना ही। मानसून से जुड़ी और ताजा जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे CNBC आवाज पर। हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यू कराने का झंझट खत्म, कोई खबर आ गई। साथ ही आपको बताएंगे टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें जिनसे अपडेटेड रहना है जरूरी। बने रहिए हमारे साथ। अब आपको हर साल अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस रिन्यू नहीं कराना होगा। आज इंश्योरेंस रेगुलेटर ने जनरल बीमा कंपनियों को 3 साल के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लॉन्च करने की मंजूरी दे दी है। जाहिर है इसका कुल प्रीमियम सालाना प्रीमियम का तिगुना होगा। वहीं कंपनियां 3 साल की अवधि में प्रीमियम की रकम नहीं बदल पाएंगी। बता दें कि 2 तरह के मोटर इंश्योरेंस होते हैं, एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी और दूसरी थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस, जिसमें से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लेना गाड़ी खरीदने के समय अनिवार्य होता है। और अब आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी कुछ खबरें। आज की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर Xiaomi की तरफ से। Flipkart.com पर इस फोन की सेल फिर से खुली और इस बार कंपनी 10 से 15,000 हैंडसेट्स नहीं बल्कि पूरे 20,000 Xiaomi My Free के हैंडसेट्स का स्टॉक लेकर उतरी, पर नतीजा वही रहा। 20,000 फोन का स्टॉक 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। सेल बस शुरू हुई और बस चंद सेकंड्स में खत्म भी हो गई। Xiaomi जी, आप इंडियन कंज्यूमर्स को प्लीज जरा सीरियसली लीजिए। अपनी सप्लाई को मजबूत बनाएं, नहीं तो कंज्यूमर्स को रूठते हुए देर नहीं लगती है। आइडिया ने अपने 2 बजट स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए हैं, आइडिया अल्ट्रा प्लस और आइडिया फैब। 5 इंच की स्क्रीन, क्वाड कोर प्रोसेसर और 1 GB रैम वाले आइडिया अल्ट्रा प्लस के दाम होंगे 8,300 रुपए और स्वाइप टाइपिंग के साथ आने वाले आइडिया फैब की कीमत होगी 5,000 रुपए। हर साल सितंबर में बर्लिन में IFA होता है, जहां साल की दूसरी तिमाही में लॉन्च होने वाले गैजेट्स को शोकेस किया जाता है। इस साल भी IFA में ढेरों गैजेट्स दिखाए जाएंगे। 4 सितंबर को IFA के प्री इवेंट में नोकिया अपना नया स्मार्टफोन Lumia 730 लॉन्च कर सकता है। Lumia 730 को दुनिया भर के ब्लॉगर्स एक सेल्फी फोन के नाम से पुकार रहे हैं। इसमें 5 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। 4.7 इंच के इस फोन में क्वाड कोर प्रोसेसर और 1 GB रैम भी होगी। अब कोड नेम सुपरमैन वाला ये स्मार्टफोन क्या नोकिया की डूबती नैया को पार लगाएगा, ये तो आपको 4 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। खैर 4 सितंबर को नोकिया लूमिया तो आएगा ही, पर उससे बस एक दिन पहले 3 सितंबर को गैलेक्सी नोट 4 लॉन्च हो जाएगा। पर नोट 4 के लॉन्च के पहले ही स्पेसिफिकेशंस और फोटोग्राफ्स इंटरनेट पर लीक हो गए हैं। लीक फोटोग्राफ्स के मुताबिक फोन दिखने में काफी अच्छा है। 5.7 इंच के इस फोन में क्वाड HD डिस्प्ले होने की बातें भी कही जा रही हैं। 3 GB रैम और स्नैपड्रैगन 805 प्रोसेसर का कॉम्बिनेशन भी इसमें दिया होगा। अब इन खबरों में कितना दम है ये तो आपको 3 सितंबर के बाद ही पता चलेगा। पर इंटरनेट पर इन दिनों नोट 4 का एक और वेरिएंट देखने को मिल रहा है। कर्व डिस्प्ले वाले नोट 4 में फोन के तीनों तरफ डिस्प्ले होगा। आई थिंक इट्स रियली वेरी कूल। अब से नया ईमेल अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना ही होगा। दुनिया की नंबर 1 ईमेल सर्विस जीमेल और याहू ने स्पैम ईमेल्स को रोकने के लिए यह फैसला लिया है। अब ईमेल अकाउंट खोलने पर वेरिफिकेशन आपके कॉन्टैक्ट नंबर से ही होगा। बगैर वेरिफिकेशन के मेल अकाउंट आपका एक्टिव ही नहीं होगा। चलिए, इस फैसले से एटलीस्ट इतनी उम्मीद है कि फर्जी स्पैम मेल्स में थोड़ी तो कमी आएगी। कविता, अब आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, नया मेल अकाउंट खोलना है, राइट? चलिए, तो यहाँ पर वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन आपको बता दें कि ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे हमारी खास पेशकश कार बाजार बेस्ट बाय, जहाँ पर हम आपकी मदद करेंगे चुनने में कि अगर आप एक कार खरीदना चाहते हैं तो किस बजट में कौन सी गाड़ी आपके लिए होगी सबसे बेस्ट। बिल्कुल, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।